चलिए अब तेज रफ्तार अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एवं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की गाड़ी के सामने शनिवार देर शाम कुछ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मिली जानकारी के अनुसार एसपी सिंह बघेल पूर्व चेयरमैन एसपी सिंह बघेल और संजीव यादव के साथ नगला कुरियन इलाके में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि गढ़िया चौराहे से कुरियन के रास्ते में कुछ लोग गाड़ी के एकदम आगे आ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। कानून राज्य मंत्री के साथ चल रहे लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और गांव में नारेबाजी करने वाले लोगों की तलाश कर रही है। कोरोना केस कम होने के साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर लगी पाबंदियों में ढील दी है। अब 4 घंटे ज्यादा प्रचार का वक्त बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार कर पाएंगे। पहले ये वक्त सुबह 8 से रात 8 बजे तक का ही था। इसके अलावा अनुमति लेने के बाद रोड शो भी किए जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, मैदान के लिमिट की 50% भीड़ के साथ रैलियों और जनसभा की चुनाव आयोग ने अनुमति दी है। पहले ये संख्या 30% थी। इसके अलावा पदयात्रा पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग से अनुमति के बाद राजनीतिक दल पदयात्रा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में शनिवार को ही दूसरे चरण का प्रचार खत्म हुआ है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 14 फरवरी को दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा में वोटिंग होनी है। कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 फरवरी को जनसभा प्रस्तावित है। शाहजादपुर मैदान के पास 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और सेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग कराई जा रही है। एसपी एडीएम के साथ बम निरोधक दस्ता भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर चुका है। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन पर शहजादपुर मैदान पर 60 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा मंच तैयार किया जा चुका है और पास में ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी है। पंजाब पर जारी सियासी घमासान में अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें कह रहे हैं कि हिजाब नकाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन एसडीएम भी बनेंगे। ओवैसी ने कहा कि शायद उस दिन तक मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन एक दिन आएगा जब एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये पहला मौका नहीं है कि जब ओवैसी ने इस विषय पर खुलकर बयान दिया हो। वो इससे पहले भी हिजाब का विरोध करने वाली बच्चियों की तारीफ कर चुके हैं। अमेठी में जिला कलेक्ट्रेट में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम और जॉइंट मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ को रवाना किया। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान सपा समर्थक और पुलिस फोर्स आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ में सरकार का आदेश जिसके अनुसार 14 तारीख से सभी दफ्तर 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोल दिए जाएंगे। अभी तक 50% कर्मचारियों को बुलाए जाने की व्यवस्था की गई थी। आगरा के बसई अरेला थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया, फरार हो गए। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा के पनाहट क्षेत्र में नगर पंचायत ठेकेदार की धांधली सामने आई है। ठेकेदार पुरानी ईंटों से खरंजा का निर्माण कर रहे थे, जिसका पता चलने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मेरठ के सोतीगंज क्षेत्र में पुलिस ने कबाड़ी हाजी गल्ला की 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। गाजियाबाद में फर्जी खाद अधिकारी बनकर लोगों को उलझाकर 700 रुपए की रसीद काटने वाली एक फास्टैग कंपनी मालिक और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। बच्ची के चीखने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर आवाज बंद करने की कोशिश की, जिससे दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। आगरा के गौशाला में दर्जनों गायों की मौत की गुप्त सूचना मिलने पर किसान नेता गौशाला पहुंचे। गौशाला में गेट खोलने की अनुमति न मिलने पर किसान नेता आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में औलाद न होने से परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की छानबीन कर रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से 32 मजदूर मलबे में दब गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया।
जालौन के कोंच नगर क्षेत्र में उन्नाव में दलित बेटी पूजा के अपहरण के बाद हत्या की घटना का विरोध करते हुए भीम आर्मी कार्यकर्ता ने कैंडल मार्च निकालकर पूजा को श्रद्धांजलि दी और आरोपी सपा नेता को फांसी देने की मांग की। रायबरेली के खीरो कोतवाली क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए गिट्टी मोरंग उतारते समय गांव के प्रधान समेत आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियारों से सीआरपीएफ के जवान पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भदोही के गोपीगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कार से 3,31,000 कैश बरामद हुआ है। कार से मिले कैश को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मतदान के लिए ईवीएम खराब होने पर उसे तत्काल बदलने की व्यवस्था कराने की मांग की है। सपा ने पोस्टल बैलेट लिफाफा और मतपत्र पेटिका सील करने के इंतजाम कराने की मांग किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि प्रथम चरण के मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब हो जाने पर उन्हें बदलने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग गया। इस दौरान मतदान बाधित रहा तो मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई। इससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ मतदाता तो बगैर मतदान किए वापस लौट गए। पोस्टल बैलेट से मतदान के समय पोस्टल बैलेट का लिफाफा और मत पेटिका को सील न किए जाने की गंभीर शिकायत मिल रही है। इससे निष्पक्ष चुनाव पर भी प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि प्रत्येक रिटर्निंग अफसर को पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त ईवीएम उपलब्ध कराई जाए ताकि बूथ पर ईवीएम खराब होने पर उसे तत्काल बदला जा सके। पोस्टल बैलेट से मतदान के बाद मतपत्र का लिफाफा और मत पेटिका ठीक ढंग से सील कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से किया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से अभी तक रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की स्थिति थी। नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य तरह के मूवमेंट पर प्रतिबंध होता है। वहीं सरकार ने कोरोना के मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए फैसला किया है। राज्य में कोरोना के नए मामलों में भी राहत देखने को मिल रही है। शनिवार रात जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 1,776 नए मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान राज्य में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है। वहीं मतदान को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। प्रशासन का कहना है कि मतदान शांतिपूर्ण होगा और उनकी तरफ से खुरापाती तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैनपुरी के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और करहल से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को नुक्कड़ सभा के दौरान युवाओं ने गाली गलौज दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भी माइक से युवाओं को जवाब दिया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहित डिमरी और उनके 2 अन्य साथी पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद घायल प्रत्याशी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो हल्द्वानी से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है और इसी बीच हल्द्वानी से ये बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी पर घर से पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कल वोट डाले जाने हैं, 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करने की मांग निर्वाचन विभाग से की जा रही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर, सत्ता के दबाव में पैसे बांटकर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। तो पैसे बांटने की खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश ने इस पूरे मामले पर धरना भी दे दिया है। बीजेपी प्रत्याशी पर घर से पैसे बांटने का आरोप लग रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या स्थिति है अभी वहां पर? देखिए, साफ तौर से जिस तरह से कल मतदान होना है उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी जो सुमित हृदय से अपने समर्थकों संग कोतवाली में धरने में बैठ गए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया भाजपा प्रत्याशी पर कि वो अपने घर से मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं। आधार कार्ड उनका चेक करा जा रहा है कि वो किस विधानसभा के, अगर वो हल्द्वानी विधानसभा के हैं तो उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा, जिसको लेकर अभी कोतवाली में उनका धरना जारी है। जी चलिए, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्या जांच होगी?
देखिए, यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे मौके पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि एसएसपी एसएसटी टीम लगातार चेकिंग कर रही है और जहां भी शिकायत मिल रही है वहां जा रही है और लगातार उनको समझाया जा रहा है कि वो अपना धरना समाप्त कर दे और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी एक लिखित शिकायत जो कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदय थे उनके द्वारा यहाँ दी गई है। चलिए, और देखना होगा कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पर शिकायत की, धरना वो अभी भी दे रहे हैं। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब एक बार फिर नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। अमरोहा के बिजनौर रोड में बसपा प्रत्याशी नावेद अयाज पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश पर फायरिंग कर मौके से फरार ये बदमाश हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। ललितपुर में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 30 किलो गांजा बरामद किया है। लखीमपुर खीरी में बिना परमिशन डीजे के साथ चुनाव प्रचार कर रहे गाड़ी को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीनगर विधानसभा से सपा प्रत्याशी रामशरण का प्रचार चल रहा था। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलेश के चलते युवक ने जहर खा लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। आनन फानन में इलाज के लिए युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमेठी में कार और बाइक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल मतदान है। चुनाव प्रचार कल ही थम चुका है। अंतिम दिन प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनावी सभाओं और रोड शो के जरिए ताकत झोंकी। चुनाव आयोग ने समस्त तैयारियों का दावा करते हुए पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए जमकर कसरत की। आपको बता दें कि शनिवार तक 1477 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। अब रविवार को 10,222 पार्टियों को रवाना किया जाएगा। पहली बार प्रदेश के चुनाव में बर्फबारी वाले क्षेत्रों तक समय से पार्टियां पहुंचाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से 72 घंटे पहले की अनुमति ली थी। राज्य में कोरोना के 447 नए मरीज मिले हैं और 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 624 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जिससे कि राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सबसे ज्यादा 193, हरिद्वार में 88, नैनीताल में 31, अल्मोड़ा में 7, पिथौरागढ़ में 27 और उत्तरकाशी में 23 नए पॉजिटिव मिले हैं। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। देहरादून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूरी की अगुवाई में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फ्लैग मार्च प्रेमनगर, सेलाकोई, सहसपुर, विकासनगर, धर्मावला, सभावला, पटेल नगर, नेहरू कॉलोनी, जोगीवाला, रायपुर होते हुए वापस पुलिस लाइन तक रहा। मौके का जायजा लिया संवाददाता नवीन शुक्ला ने। विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार थमने के साथ ही अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। उत्तर प्रदेश में एक तरह से देखा जाए तो चुनावी वादों की बौछार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किए गए ज्यादातर वादों पर बीजेपी ने पानी फेरने की कोशिश की है। देखिए अब तक सभी दलों ने कौन कौन से चुनावी वादे किए हैं। यूपी चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 150 वादे किए हैं, तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान हैं। वहीं कांग्रेस ने उन्नति विधान नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कई बार बोल चुकी है कि वे घोषणा करने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखती हैं।
हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी की सभी प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या रही, किस पार्टी ने प्रदेश की जनता से क्या वादा किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र पर। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अगले 5 साल सभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान, देरी होने पर ब्याज मिलेगा। 6 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी। किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा। चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण होगा। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के उन्नति विधान पर। चुनावों में इस बार 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं को पूरे प्रदेश में फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। पुलिस बस में 25% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वचन पत्र की बात करें तो समाजवादी ने प्रदेश की जनता से 22 वादे किए हैं, जिनमें मुख्य हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। 12वीं पास करने वाले युवाओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 10वीं पास को टैबलेट दिया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें सरकारी विभागों की सभी रिक्तियों को जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा। महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के सभी प्रमुख दलों ने चुनाव में मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा दिया है। सभी ने जनता से लोक लुभावने वादे भी किए हैं। प्रदेश की जनता अब की बार किस पार्टी पर भरोसा करती है और कौन बनेगा देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसका फैसला 10 मार्च को नतीजे आने के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।